ये कहानी है बेवकूफ नाई। सीतापुर गांव में रहने वाला बिरजू नाई अपने हाथ की हजामत के लिए बड़ा मशहूर था। हर कोई उसके पास अपनी हजामत के लिए आया करता था। उसकी एक बुरी आदत भी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। आखिर ऐसा भी क्या होता है बिरजू नाई के साथ, जो पूरा उसका जीवन पलट कर रख देता है और उसे उसका गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। ये सब तो हमें कहानी के अंदर ही पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। सीतापुर नाम के गांव में बिरजू नाम का एक नाई रहा करता था। दिन भर गांव के लोग बिरजू के पास बाल कटवाने के लिए आते जाते रहते थे। ऐसे ही एक दिन मंगलवार को जब बिरजू अपने घर पर होता है, तब बिरजू की पत्नी आस्था उससे बोलती है, सुनिए जी, आज आप घर पर हैं तो मेरे साथ थोड़ा साफ सफाई में हाथ बंटवा दीजिए। अरे मैं नाई हूँ, काम वाली बाई थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे घर का सारा काम करवाऊं। अरे पत्नी के साथ हाथ बंटवाने में भला कोई काम वाली बाई बन जाता है क्या? अरे मजाक कर रहा था। अच्छा चलो बताओ क्या करना है। कुछ नहीं करना, आप छत पर जाकर छत की सफाई कर दीजिए और मैं नीचे घर का काम कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं छत की सफाई कर देता हूँ। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और छत पर जाकर छत की सफाई करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका पड़ोसी रामलाल किसी औरत के साथ बड़े गुपचुप तरीके से बात कर रहा होता है। बिरजू की नजर रामलाल पर जाती है और रामलाल बिरजू को देखकर उस औरत को जल्दी से वहाँ से भेज देता है। छत की सफाई खत्म करने के बाद बिरजू रामलाल के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है भाई, कौन थी वो औरत? अरे वो तो मेरी कोई दूर की रिश्तेदार थी। दूर की रिश्तेदार? पर उसको देखकर तो लग रहा था कि वो तुम्हारी बड़ी ही करीबी रिश्तेदार है। अरे नहीं नहीं, दूर की ही थी भाई। सच सच बता दो, वरना सोच लो घर पर जाकर भाभी जी को सब बता दूंगा। अरे अरे बस वो मेरी सहेली थी और मुझसे मिलने के लिए आई थी। पर तुम मेरे घर जाकर इस बात का जिक्र मत करना या फिर किसी से भी कुछ कहना मत। अच्छा चलो ठीक है, नहीं कहूँगा। हाँ, बदले में मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा ना, तो तुम्हें डबल पैसे दे दिया करूंगा बालों की कटिंग करने के। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। लेकिन बिरजू को एक बुरी आदत थी, उसके पेट में कोई भी बात ज्यादा देर तक नहीं रहती थी और जब तक बिरजू अपने दिल की बात किसी को बोल नहीं देता था, तो उसके पेट में दर्द होता रहता था। रात को खाना खाने के बाद जब बिरजू सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है, तो वो बार बार करवटें बदलता है। ये देखकर आस्था उससे बोलती है, जी क्या हो गया, आप इतना हिल क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही लगता है ज्यादा खाने की वजह से मुझे गैस हो गई है। गैस हो गई या फिर आपके पेट में कोई बात है जो पच नहीं रही है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भी कुछ कहना हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर आस्था करवट बदलकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिरजू के दिल दिमाग में बार बार रामलाल की आंखों देखा दृश्य घूमता रहता है। जैसे तैसे करके बिरजू 2 दिन गुजार लेता है और 2 दिन बाद रामलाल बिरजू की दुकान पर हेयर कटिंग करवाने के लिए आता है। और हेयर कटिंग करवाने के बाद रामलाल बिरजू को कटिंग के 2 गुने पैसे दे देता है और बोलता है, तुम तो सच्चे मित्र हो भाई, तुमने किसी को कुछ नहीं कहा, वरना मैं तो डर ही गया था कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। अरे नहीं नहीं, सच्चे मित्र होने का यही तो फायदा होता है। तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस आने वाले वक्त में भी तुम ऐसे ही मेरी बात को अपने अंदर ही रखना, इसी में तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला है। इतना कहकर रामलाल बिरजू की दुकान से चला जाता है। लेकिन अब बिरजू के पेट में रामलाल की बात और ज्यादा दिन तक नहीं रहती है और एक दिन मौका पाकर बिरजू रामलाल की बीवी अनुपमा को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर अनुपमा गुस्से से लाल पीली हो जाती है
और बिरजू उससे बोलता है। देखो भाभी जी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, आप इस बात का जिक्र रामलाल से मत करना, वरना आगे से तो वो मुझे कुछ बताएगा भी नहीं। आपका शुक्रिया भाई साहब, अब बाकी की बात तो मैं अपने आप देख लूंगी। आने दो आज इन्हें घर, अच्छे से खबर लेती हूँ इनकी। सारी सच्चाई बोलने के बाद बिरजू का पेट तो हल्का हो जाता है, लेकिन रामलाल और अनुपमा के बीच घमासान युद्ध हो जाता है और अनुपमा रामलाल से रूठ कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन रामलाल को इस बात की खबर नहीं होती है कि उसके घर में जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की वजह से हुआ है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बिरजू की दुकान पर सतीश नाम का एक आदमी आता है। अरे भैया बिरजू, हेयर कट करवाने आए थे और दाढ़ी भी सेट करवानी थी। कितने पैसे लेंगे? आपका कुल मिलाकर 200 रुपया हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर कटिंग कर दो भाई, मेरी बढ़िया सी। हाँ हाँ ठीक है, आओ बैठो कुर्सी पर। बिरजू के कहने पर सतीश कुर्सी पर बैठ जाता है और बिरजू उसकी हेयर कटिंग और दाढ़ी की कटिंग करके उसे एकदम बढ़िया से तैयार कर देता है। और सतीश शीशा देखते हुए बोलता है, वाह भाई, क्या कमाल की हेयर कटिंग और दाढ़ी की कटिंग करके दिया है। मजा आ गया। बस ग्राहक खुश हो जाए, इसी में मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि है। ठीक है, अब तो मैं यहीं पर आया करूंगा भैया हमेशा। जब मर्जी आ जाना, मैं तो आपको हमेशा यहीं मिलूंगा। सतीश वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे बिरजू नाई का नाम काफी ज्यादा फेमस होने लगता है। अब दूर गांव के लोग भी बिरजू के पास अपनी हजामत करवाने के लिए आने लगते हैं। उड़ती उड़ती बिरजू के नाम की खबर सीतापुर गांव से थोड़ी दूर एक गांव ढोलकपुर के मुखिया मामन चंद तक पहुंच जाती है। वैसे तो मामन चंद ने अपनी हजामत के लिए अपना एक खास नाई रखा हुआ था, लेकिन जब से उसने बिरजू का नाम और चर्चा सुना था, तब से मामन चंद बिरजू से अपनी हजामत करवाना चाहता था। ऐसे ही एक दिन मामन चंद अपने एक नौकर को बुलाकर बोलता है, सुनो, इस बार हमारी हजामत के लिए सीतापुर गांव से बिरजू को लेकर आओ। पर मालिक, आपका नाई तो कोई और है ना, तो फिर इस बार उसे क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि हमने उसके नाम का और उसके काम का बहुत चर्चा सुना है, इसलिए हम उसके हाथ का काम देखना चाहते हैं। ठीक है मालिक, लेकिन अगर उससे कोई भूल चूक हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? भूल चूक होगी तो वो हमारे सिर होगी। हम अपनी मर्जी से उसे बुला रहे हैं, कौन सा वो खुद से आ रहा है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। मैं बिरजू को कल ही आपकी हजामत करवाने के लिए ले आऊंगा। अगले दिन ही मामन चंद का नौकर बिरजू के गांव जाता है और वहां जाकर बिरजू को सारी बातें बताता है, जिस पर बिरजू बोलता है, अरे वाह, मैं इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब दूसरे गांव के मुखिया भी मुझसे अपनी हजामत करवाना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, तुम जो कीमत मांगोगे मालिक तुम्हें वो कीमत भी देंगे, इसीलिए बिना देरी के अब मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। चलो भाई चलो, ऐसा सुनहरा मौका कौन अपने हाथ से जाने देगा भला। इतना कहकर बिरजू अपना झोला लेके नौकर के साथ मामन चंद के घर पहुंच जाता है। मामन चंद की आलीशान हवेली देखकर बिरजू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नौकर बिरजू को मामन चंद के कमरे में ले जाता है और बिरजू बोलता है, नमस्कार साहेब, बिरजू नाई आपकी सेवा में हाजिर है। नमस्कार बिरजू, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। अरे बढ़िया सी हजामत करके दो हमारी। अरे आपको मैं हजामत के साथ साथ चिकनी चुपड़ी मालिश भी करके दूंगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। सुनकर अच्छा लगा, बड़े ही दिलेर लगते हो तुम तो। जब आप इतनी दूर से मुझे अपनी हजामत के लिए बुलवा सकते हैं तो इतनी दिलेरी दिखाना तो बनता ही है ना। ठीक है, चलो आओ कार्य शुरू करते हैं। इतना कहकर मामन चंद कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बिरजू अपने पूरे अनुभव के साथ मामन चंद की हजामत करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की मशक्कत के बाद मामन चंद का हजामत का कार्य पूरा हो जाता है और वो खुद को शीशे में निहारते हुए बोलता है, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने बिरजू।
तुम्हारे हाथों में तो सच में बड़ा जादू है। क्या बढ़िया काम करके दिया है। आपका शुक्रिया साहब, आपको मेरा काम अच्छा लगा, बस मेरा दिल खुश हो गया है। सही चर्चा सुना था इसका मतलब हमने तुम्हारा। अब से तुम ही हमारे घर पर आया करना हमारी हजामत बनाने के लिए। आप जब बुलाएंगे तब मैं आ जाया करूंगा। बिरजू इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर मामनचंद की धर्मपत्नी उषा आ जाती है और उषा मामनचंद को देखकर बोलती है, अरे वाह, आप तो बहुत दादा अच्छे लगे हैं, क्या तमाल दिया है इतना ही ने। उषा की तोतली आवाज सुनकर बिरजू को हंसी आ जाती है, पर जैसे तैसे करके वो अपनी हंसी रोक लेता है और मामनचंद जी बोलते हैं, उषा, हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ मत आना। पर मैं देखना चाहती हूँ, आप हदामत करवा कर कैसे लग रहे हैं। जाओ यहाँ से, और ध्यान रहे फिर से किसी घर वाले या फिर पराये आदमी के सामने अपना मुंह मत खोलना। लोगों की नजरों में तुम गूंगी हो, भूल जाती हो क्या? माफ करना जी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। इतना कहकर उषा वहाँ से चली जाती है और उषा के जाते ही बिरजू बोलता है, साहिब, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? वो कौन थी और आपने उनसे ऐसे बात क्यों की? ये मेरी पत्नी उषा है। आपकी पत्नी? लेकिन ये तो... हाँ जानता हूँ, ये तोतली है। तो आपने उनसे शादी क्यों की? उनकी आवाज सुनकर तो हर कोई आपका मजाक बनाता होगा। नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे जब मुझे पता चला कि उषा तोतली है तो शादी की पहली रात ही मैंने उससे कह दिया था कि आज से दुनिया जमाने की नजरों में वो गूंगी है, इसलिए कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोलती है। ये राज बस मुझे पता है कि मेरी बीवी तोतली है। अच्छा, ये बात है साहब। और बेहतर यही होगा कि तुम भी इस बात का जिक्र किसी से ना करो। आसपास के सभी गांव में बहुत इज्जत है मेरी। मैं किसी से कुछ क्यों कहूँगा साहब, मेरी तो रोजी रोटी ही है आपके यहाँ काम करके चलने वाली है। बिल्कुल, अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो याद रखना, मेरे आदमी तुम्हें उठाकर तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज कर देंगे। मामनचंद की बात सुनकर बिरजू थोड़ा घबरा जाता है और अपने काम की कीमत लेकर वो वापस से अपने गांव आ जाता है। पर अपनी आदत से मजबूर बिरजू के पेट में उषा के तोतलेपन वाली बात को लेकर गड़बड़ होने लगती है। शाम को बिरजू बड़ी गहरी सोच में डूबा अपने घर के आंगन में बैठा होता है। तभी आशा बिरजू के पास आती है और बोलती है, जी क्या हो गया आपको? जब से आप उन साहब के घर से आए हैं तब से आप पता नहीं क्या सोचे चले जा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, बस ऐसे ही। सब कुछ ठीक ठाक तो था ना? आपको आपके काम की अच्छी कीमत नहीं मिली क्या? अरे नहीं नहीं, साहब ने तो मुझे पूरी कीमत दी। साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब से वो मेरे हाथों से ही हजामत करवाया करेंगे। फिर तो ये अच्छी बात है जी, आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो पता नहीं किस सन्नाटे में डूबे हुए हैं। तुम ज्यादा चिंता मत करो। अरे जाओ, जाकर अपना काम करो ना। अब जैसे तैसे करके बिरजू एक दो दिन गुजार लेता है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक उषा के तोतलेपन के राज को अब अपने पेट के अंदर दबाकर नहीं रख सकता था। ऐसे ही एक दिन रामू की मुलाकात फिर से रामलाल से होती है और रामलाल को देखकर बिरजू अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं रामलाल से अपने दिल की बात कह दूं और इसे गांव के मुखिया की पत्नी के तोतलेपन के बारे में बता दूं। वैसे भी ये तो मेरा मित्र है, ये थोड़ी ना जाकर किसी को कुछ कहेगा। आखिर मैंने भी तो इसका राज अपने पेट में दबा कर रखा था। अरे बिरजू भाई, कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तो फिर जल्दी से मेरे बालों की कटिंग कर दो। अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मानी है।
हाँ हाँ बैठो ना, अभी बाल काट कर सेट कर देता हूँ मैं तुम्हारे। बिरजू कुर्सी पर बैठे रामलाल के बाल काटता है और मन ही मन उसके दिमाग में मामन चंद की कही हुई बातें दौड़ने लगती है और वो फिर से मन ही मन खुद से बोलता है। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। गलती से अगर साहिब को इस बात की भनक हो गई तो वो मुझे सारी जिंदगी के लिए अपाहिज कर देंगे। ना बाबा ना, मुझे मेरा घर परिवार और काम बहुत प्यारा है। ऐसे ही सोचते सोचते बिरजू रामलाल की हजामत का पूरा काम करता है और रामलाल वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और बिरजू का हाल बेहाल हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। आखिर वो उषा के तोतलेपन का राज किसे कहे। ऐसे ही एक दिन बिरजू किसी काम से जंगल में जाता है और कार्य खत्म होने के बाद वो कुछ देर आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और तभी वो खुद से बोलता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो किससे कहूँ, और जब तक मैं ये बात किसी से कह नहीं दूंगा तब तक मुझे शांति भी नहीं मिलेगी। आखिर कहाँ मैं ऐसा कोई ढूंढूं जो मेरी बात भी सुन ले और किसी को कुछ कहे भी ना। इतना बोलकर बिरजू ऊपर की तरफ देखता है और तभी उस वृक्ष को देखकर रामू के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो खुद से बोलता है। हाँ, क्यों ना मैं अपने दिल की बात इस वृक्ष से कह दूं। और वैसे भी ये तो बेजुबान वृक्ष है, भला ये किसी से क्या कहेगा। ना तो ये चलकर मामन चंद के घर जा सकता है और ना ही किसी को कुछ बता सकता है। इससे ही कह देता हूँ। इतना कहकर बिरजू उस पेड़ के नीचे बैठा बैठा जोर से चिल्लाने लगता है। ढोलकपुर के मुखिया की बीवी उषा तोतली है, सुना? ढोलकपुर के मुखिया की बीवी उषा तोतली है। मुखिया सबसे झूठ बोलता है कि वो गूंगी है, पर असल में तो वो तोतली है, तोतली है। अब अपने दिल की बात कहकर बिरजू को बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस होता है और थोड़ी देर बाद वो वापस से अपने घर पर आ जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और बिरजू हर दिन अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करता रहता है। करीबन 1 महीना गुजर जाता है और जिस वृक्ष से बिरजू ने अपने दिल की बात कही थी उस वृक्ष को अंकुर नाम का एक आदमी कटवा देता है और उसकी लकड़ी को देखते हुए बोलता है। बहुत बढ़िया लकड़ी है पेड़ की। इस पेड़ की लकड़ी से बढ़िया ढोलक बांसुरी बनाकर तैयार होंगे और जितने बढ़िया ढोलक बांसुरी बनेंगे उतनी बढ़िया मेरी कमाई भी होगी। अंकुर उस वृक्ष की सारी लकड़ियों को एक बड़ी सी गाड़ी में रखवा कर अपने कारखाने ले जाता है जहाँ उस लकड़ी से ढोलक बांसुरी बनाए जाते हैं। अंकुर तैयार हुए सभी ढोलक बांसुरी को लेकर बाजार में जाता है जहाँ पर सीतापुर गांव का ही एक आदमी विनोद अंकुर के पास जाता है और एक ढोलक को देखते हुए बोलता है। अरे भैया, ये ढोलक कैसे दिया? ये ढोलक थोड़ा महंगा है भैया। कितने का महंगा है? मुझे भी तो शादी में बजाने के लिए चाहिए, दे दो, सही सही दाम लगा दो। 500 रुपए का मिलेगा ये ढोलक। ठीक है, 500 में ये ढोलक मैं खरीद लूंगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो वापस भी दे जाऊंगा। अरे दे जाना भैया, रोज यहीं पर दुकान लगाता हूँ मैं ढोलक बांसुरी की। ठीक है, ये लो पैसे और लाओ ढोलक मुझे दो। इतना कहकर विनोद से उस ढोलक को वो खरीद लेता है और उसे लेकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद काम से बिजी होने की वजह से वो ढोलक को बजा नहीं पाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही विनोद उस ढोलक को बजाना शुरू करता है तो उस ढोलक से ढोलक की आवाज निकलने की जगह एक अजीब सी आवाजें निकलने लगती है। ढोलकपुर के मुखिया मामन चंद की बीवी तोतली है। मामन चंद झूठा है, उसकी बीवी तोतली है। अरे ये कैसी आवाज निकल रही है इस ढोलक से? मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे अंदर से छुपा हुआ है। मामन चंद की बीवी तोतली है, तोतली है। अरे ये कौन मामन चंद? हम किसी मामन चंद को नहीं जानते हैं। मेरा तो यही काम है, करूंगा मैं यही गुणगान। मामन चंद की बीवी अरे तोतली है, मामन चंद तो झूठा है। विनोद जितना ज्यादा ढोलक से धुन निकालने की कोशिश कर रहा था वो ढोलक उतना ही चिल्ला चिल्लाकर उषा की सच्चाई सबको बता रहा था। थोड़ी देर में गांव के सारे लोग विनोद और उसके ढोलक के पास जमा हो जाते हैं। तभी अनुपमा बोलती है, अरे विनोद भाई, ये कैसी ढोलक खरीद लाए हो? ये चिल्ला चिल्ला कर किसका प्रचार कर रही है? पता नहीं दीदी, ये क्या बोल रही है।
मैं तो खुद ही परेशान हो गया हूँ। मैं तो धुन निकालने के लिए ढोलक लेकर आया था, लेकिन ये तो अपनी ही धुन बजा रहा है। मामन चंद की बीवी तोतली है, मामन चंद झूठा है, जाकर उसका सच देखो। ढोलक की ऐसी आवाज सुनकर सभी लोग खूब हंसने लगते हैं, लेकिन अभी तक ढोलक की आवाज की खबर बिरजू को नहीं हुई थी, क्योंकि बिरजू तो अपनी दुकान पर आराम से जो काम कर रहा था। अगले दिन विनोद उस ढोलक को लेकर अंकुर के पास जाता है और वहाँ जैसे ही उस ढोलक को वो बजाता है तो ढोलक फिर से अपना वही गुणगान गाने लगती है और विनोद बोलता है, भाई साहब ये क्या दे दिया है आपने मुझे? ये ढोलक तो अपना ही गुणगान गाई जा रही है, इसमें मैं धुन कैसे निकालूं? पर इसमें ये धुन डाली किसने? आखिर ये ढोलक चीख चीख कर किसका राज बता रही है? कौन है मामन चंद, कौन है उषा, और हमें उसके तोतलेपन से क्या लेना देना है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब, मैं खुद परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है इस ढोलक का क्या करूँ। वैसे देखा जाए तो भाई साहब, आपको एक अनोखी ढोलक मिल गई है। आप तो गली गली इस ढोलक का प्रचार से अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैंने वैसे इस तरीके से तो सोचा ही नहीं। हाँ आप सच बोल रहे हैं, आप पैसे कमाने का नया जरिया मुझे मिल गया है। सही है, वापस ले जाइए इस ढोलक को, और जो भी होगा मामन चंद और जो भी होगी उषा, अरे जब उनके कानों में ये खबर पड़ेगी तो अपने आप ही भागे चले आएंगे। ऐसे ही विनोद गली गली जाकर उस ढोलक से हर किसी के कान तक ये बात पहुंचा देता है कि मामन चंद की बीवी उषा तोतली है और मामन चंद सभी से झूठ बोलता है। उड़ती उड़ती बात मामन चंद के घर तक पहुंच जाती है और इस बात को सुनकर बेहद गुस्से में वो आ जाता है और वो अपनी नौकर को बुलाकर बोलता है, जल्दी से उस बिरजू नाई को पकड़ कर लेकर आओ, उसकी वजह से हर जगह हमारी घसाई हो रही है। आप चिंता न करें मालिक, मैं जल्दी से उसे लेकर आता हूँ। साथ ही साथ उस ढोलक वाले को भी लेकर आना, जो गली गली घूमकर इस बात का प्रचार कर रहा है। ठीक है मालिक, मैं उस नाई और उस ढोलक वाले दोनों को पकड़कर आपके सामने लेकर आता हूँ। मामन चंद का नौकर अब बिरजू और विनोद दोनों को ही पकड़कर मामन चंद के पास ले आता है, जिसके बाद मामन चंद गुस्से में बिरजू से सारी बात कहता है और बिरजू हाथ जोड़ते हुए बोलता है, साहब मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपने परिवार वालों से, अपने किसी मित्र से, अपने किसी ग्राहक से, किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। आप चाहे तो विनोद से ही पूछ लीजिए, और इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं जब इस ढोलक को खरीद कर लाया था तो इसमें से धुन निकल रहा था। ये ढोलक तो खुद ही चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ बोल रही थी। विनोद की बातें सुनने के बाद बिरजू को सारी बातें समझ आ जाती है और वो मामन चंद को बताता है कि किस तरह उस दिन परेशान होकर उसने वृक्ष को अपनी बात कही थी। उसके बाद अंकुर को भी मामन चंद के घर बुलाया जाता है और पता करवाया जाता है कि वो ढोलक किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई गई है। अंकुर सबको सच सच बताता है और बिरजू बोलता है, साहब ये सब कुछ मेरी गलती नहीं है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। जो कुछ किया इस ढोलक ने किया। मैंने तो उस पेड़ को बेजुबान समझकर ही अपनी बात कही थी। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा बरसों पुराना राज खुलकर सबके सामने आ गया है, इसलिए सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से हर कोई हमारा मजाक बना रहा है। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा घर परिवार है, बच्चे हैं। अगर आप मुझे मार पीट कर अपाहिज कर देंगे तो उनका क्या होगा? गलती की है तो सजा भी मिलेगी। अगर ये राज तुमने आज अपने पास रखा होता तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं, इसलिए सजा तो इसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर मामन चंद अपने आदमियों से सबसे पहले तो उस ढोलक को मिट्टी का तेल घिरवाकर आग लगाकर नष्ट करवा देता है, जिसके बाद मामन चंद हमेशा के लिए बिरजू की नाई की दुकान पर ताला लगवा देता है और साथ ही साथ उसे उसके गांव से बेदखल भी करवा देता है। और अपनी एक बेवकूफी की वजह से बिरजू का घर और दुकान दोनों ही उसके हाथ से चले जाते हैं और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।